नमस्कार दोस्तों, मैं विशाखा शर्मा एक बार फिर से एग्ज़ाम घाट के प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करती हूँ। हमने अपनी पिछली क्लास में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं तक कंप्लीट किया था। अब हमारे जो दो विभाग बचे हुए हैं, वो एक विभाग है हमारा सामाजिक न्याय विभाग और दूसरा विभाग है आदिवासी विकास विभाग। आज से हम सामाजिक न्याय विभाग की कक्षाएं प्रारंभ करते हैं। तो सामाजिक न्याय विभाग की जो भी स्कीम्स है उसको कवर करने के पहले प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन, और क्वेश्चन ऐसा जो हमारी अपनी क्लासेस से आया हुआ है। तो हमने अपनी क्लासेस में इसे डिस्कस किया था जब हम हेल्थ डिपार्टमेंट की स्कीम्स पढ़ रहे थे। तो प्रश्न है कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब प्रारंभ हुआ। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। क्या 2013 में प्रारंभ हुआ, क्या 2011 में प्रारंभ हुआ, क्या 2012 में, या 2005 में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर डी, 2005। अब इसकी अगर मैं डेट की बात करूं तो मैंने आपको जब नेशनल रूरल हेल्थ मिशन मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जब पढ़ाया था तब इसकी एक तिथि बताई थी आपको 12 अप्रैल। 12 अप्रैल अति महत्वपूर्ण दिनांक है क्योंकि इस 12 अप्रैल को एक तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन स्टार्ट हुआ था, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है जननी सुरक्षा योजना। तो ये दोनों चीज़ें 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ हुई हैं। इसके बाद जो अन्य जो ईयर दिए हुए हैं उनमें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। 2013 में क्या हुआ, 11 में क्या हुआ और 12 में क्या हुआ। अगर मैं बोलूँ 2013, तो 2013 में क्या हुआ था, 1 मई 2013। इस 1 मई 2013 को जिस तरह से रूरल हेल्थ मिशन चल रहा था उसी तरह से एक नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी चल रहा था। ठीक है, तो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन या जिसे मैं बोलूँ राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, इसका प्रारंभ हुआ था 1 मई 2013 को। अब 2011 में क्या हुआ था, जैसे जननी सुरक्षा योजना थी 2005 की, वैसे ही जननी शिशु सुरक्षा योजना ये योजना थी अपनी 1 जून 2011 की। ठीक है, अब एक डेट और बचती है 2012। तो इस डेट को मैंने आपको लास्ट क्लास उसमें मैंने बताया था कि जो निर्मल भारत अभियान जिसे वर्तमान में स्वच्छ भारत अभियान बोलते हैं, इसके पहले एक अभियान चल रहा था केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन। ठीक है, तो जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन था वह मिशन 2012 में निर्मल भारत अभियान के रूप में आगे बढ़ा था। और निर्मल भारत अभियान कब आगे बढ़ा स्वच्छ भारत अभियान के रूप में, 2 अक्टूबर 2014 को। ठीक है, तो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता मिशन जिसे बोलते हैं टोटल सैनिटेशन कैंपेन, ये जब आगे बढ़ा था तो ये 2012 में बढ़ा था। और ये किस रूप में बढ़ा था, निर्मल भारत अभियान। और निर्मल भारत अभियान 2014 में आगे बढ़ा स्वच्छ भारत अभियान। इस तरह से हमने आज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसे डिस्कस किया है। अब हम अपनी आज की स्कीम्स पर चलते हैं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो सामाजिक न्याय विभाग है उस सामाजिक न्याय विभाग में हमें किन किन के लिए स्कीम्स पढ़नी है। अब सामाजिक न्याय जैसा कि ये शब्द से ही क्लियर हो रहा है, तो यहाँ पे हम वृद्धजनों के लिए जो स्कीम्स होंगी उन्हें पढ़ेंगे, SC ST OBC EWS के लिए जो स्कीम्स हैं उन्हें देखेंगे, ट्रांसजेंडर के लिए देखेंगे, DNTs। अब मैं आपको यहाँ DNTs को क्लियर कर देती हूँ। DNTs क्या है, DNTs का जो फुल फॉर्म है वो है डीनोटिफाइड नोमैडिक DIC। ठीक है, एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। इसका मीन्स क्या होता है, डीनोटिफाइड मतलब गैर अधिसूचित, नोमैडिक मतलब घुमंतु, और अर्ध घुमंतु जो जनजातियां हैं। इसका मतलब ये था कि जब 1947 के पहले, इसके पहले जब कॉलोनियल रूल मतलब कि ब्रिटिश रूल था, तो इन ब्रिटिश रूल में ऐसी ट्राइब्स को क्या माना जाता था कि ये क्रिमिनल हैं। इनको किसका करार था, क्रिमिनल ट्राइब्स का। ठीक है, तो क्रिमिनल ट्राइब्स के नाम पर इनके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं किया गया। और अभी जैसे कि आज़ादी के जस्ट बाद भी लोगों में ऐसा कंसेप्शन था, उनके दिमाग में ऐसी मानसिकता थी कि ये क्रिमिनल ट्राइब्स के रूप में रही हैं। तो इसके चलते इनका क्या है, प्रॉपर विकास नहीं हो पाया। तो इनके लिए कुछ अलग से स्कीम्स चलाई जाती हैं, जैसे कि ST कैटेगरी में जो सभी ट्राइब्स हैं उनके लिए तो चल ही रही हैं कुछ स्कीम्स, लेकिन DNTs के लिए कुछ विशेष प्रकार की स्कीम्स भी चलाई जा रही हैं। ठीक है, इसके अलावा ड्रग एडिक्टेड पर्सनों के लिए मतलब जो नशाखोरी में जो संलिप्त हैं उनके लिए कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। बैगर्स के लिए मतलब जो भिक्षावृत्ति में
संलग्न हैं उनके लिए। तो बेसिकली आपकी जो स्कीम्स हैं वो वैसे महिला और बच्चों पर रिलेटेड हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखने से ऐसा एनालिसिस हुआ है कि सामाजिक न्याय विभाग मतलब कि सोशल जस्टिस जो डिपार्टमेंट है उसकी जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड कुछ कुछ जो कमीशंस बनाए हुए हैं या जो अदर लोगों पर भी स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को भी पूछा जाता है। तो अपने को इस विभाग के जो सभी लाभार्थी हैं उन पर रिलेटेड सबके लिए जो स्कीम्स हैं सबको कवर करना है, ना कि केवल महिला और बच्चों की स्कीम्स हम पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो हमें इन सब के लिए स्कीम्स पढ़ना है। अब हम आज की पहली स्कीम देखते हैं। आज की जो स्कीम है वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो जैसे कि क्लियर हो रहा है देखने पर ही कि वृद्ध लोगों के लिए पेंशन योजना है। अब आपको मैं यहीं पर बता दूं कि जो भी इंदिरा गांधी से रिलेटेड स्कीम्स देखेंगे उसमें मैक्सिमम जो सहायता राशि प्रतिमाह देखेंगे हम वो 600 रुपये देखेंगे। ठीक है, तो आपके लिए ये चीज़ ईजी हो जाती है 600 रुपये। और मैक्सिमम जो स्कीम्स हैं उसमें BPL श्रेणी के लिए स्कीम होगी। तो यहाँ से दो कीवर्ड्स हमने देख लिए, एक तो 600 रुपये, दूसरी चीज़ BPL श्रेणी। अब हम एक एक से स्कीम्स पढ़ते जाते हैं। पहली स्कीम है वृद्धावस्था लोग मतलब वृद्ध लोगों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना। तो इसकी स्टार्टिंग की डेट देखते हैं हम 15 अगस्त 1995। ठीक है, इसके बाद उद्देश्य BPL श्रेणी के वृद्ध गरीबों को, अब मैंने आपको बता दिया कि श्रेणी BPL है और वृद्ध गरीब। अब गरीब लोग तो होंगे क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन है और वृद्ध हैं। अब वृद्ध लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के, और पेंशन क्या है 600 रुपये प्रतिमाह। इससे हमारी ये योजना क्लियर हुई। डेट बहुत अच्छे से याद रखना है 15 अगस्त 1995, बाकी सब तो आपसे बनेगा। और राशि 600 रुपये, 15 अगस्त 1995 प्रारंभ और पेंशन 600 रुपये। इसके बाद हम अपनी अगली स्कीम पर जाते हैं। अगली जो स्कीम है वो है निःशक्त पेंशन योजना। इंदिरा गांधी लगा हुआ है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। अब इसके लिए डेट याद रखना 1 अप्रैल 2009, क्योंकि इसकी डेट और विधवा वाली जो स्कीम आएगी उसकी डेट वो दोनों सेम हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2009 है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना। अब निःशक्त जन क्या होते हैं, जो हैंडीकैप्ड हैं। ठीक है, अब इनके लिए क्या है 18 वर्ष से लेकर के 79 ईयर्स तक, मतलब 18 साल से लेकर के 79 साल तक के जो BPL श्रेणी के निःशक्त जन है जो हैंडीकैप्ड है उनको भी 600 रुपये प्रतिमाह। तो यहाँ से BPL क्लियर है, सब में कॉमन है, 600 रुपये कॉमन है। यहाँ की डेट आपको याद रखनी है क्योंकि ये डेट आगे विधवा पेंशन योजना में भी मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की स्कीम पर जाते हैं। जो अगली हमारी स्कीम है वो है राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इंदिरा गांधी लगा हुआ है, तो इंदिरा गांधी लगा है मतलब 600 रुपये मिलेंगे। इंदिरा गांधी लगा है मतलब BPL श्रेणी है। अब मैंने आपको जब निःशक्त पढ़ाई थी पिछली स्लाइड में तब भी बताया था 1 अप्रैल 2009। तो निःशक्त और विधवा के लिए आपको तिथि याद करनी है 1 अप्रैल 2009। इसके अलावा जो आपको 15 अगस्त 1995 की तिथि है वो याद करनी है वृद्धावस्था के लिए। इस तरह से ये तीनों स्कीम्स एक साथ में याद हो जाती हैं। इसके लिए जो विधवाओं के लिए उम्र है वो याद रखनी है 40 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष। अभी हमने देखी थी 18 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष, वो देखी थी हमने निःशक्त के लिए उम्र। और यहाँ पे हम विधवाओं के लिए उम्र देख रहे हैं 40 वर्ष से लेकर के 79 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से ये वाली स्कीम्स भी कवर हो गई। अभी हम 3 स्कीम्स देख चुके हैं इंदिरा गांधी के नाम से। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम अपनी अगली स्कीम देखते हैं, राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना। यहाँ पे किसी एक व्यक्ति की बात नहीं की गई है, एक परिवार की सहायता की जानी है। अब याद रखो 15 अगस्त 1995 में मैंने आपको वृद्धावस्था पेंशन योजना पढ़ाई है अभी वृद्धावस्था। अब वृद्धावस्था के साथ में ले आओ परिवार को। ठीक है, वृद्धावस्था और परिवार के लिए एक डेट है, और जो 2 योजनाएं पड़ी थी निःशक्त सहायता और विधवा पेंशन उनके लिए एक डेट है। इनके लिए, इन दोनों के लिए है 1 अप्रैल 2009 और इनके लिए 15 अगस्त 1995। तो इस तरह से अपनी 4 स्कीम 2 डेट में कवर हो गई। अब ये इसका उद्देश्य क्या है, BPL श्रेणी के परिवार की किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु होने पर कुछ सहायता उस परिवार को दी जाएगी। अब शर्त क्या है, 18 वर्ष से 60 वर्ष तक का व्यक्ति हो और व्यक्ति कैसा हो, कमाऊ हो, जिसकी मृत्यु हो वो कमाऊ हो। तो सहायता राशि क्या मिलेगी इसमें, 20,000 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से ये स्कीम भी कवर हो गई। अब ये स्कीम्स जो पिछली जो स्लाइड्स में अपन ने 4 स्कीम्स देखी थी वो थी केंद्र के द्वारा जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं वो। अब हम देखेंगे कि राज्य सरकार के द्वारा कौन कौन सी स्कीम चल रही हैं। अब यहाँ पे मैं आपको 2 टर्म्स क्लियर कर देती हूँ। एक होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर, और एक होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्पॉन्सर्ड।
अब मैं आपको कुछ और स्कीम्स भी पढ़ाऊंगी आज की क्लास में, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि जो 100% राशि होती है वो किसकी होती है? सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें जो 100% राशि होती है वो केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। और सेंट्रली जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसमें कुछ रेशो होता है, कुछ अनुपात होता है, जैसे 70:30 मान लो, 60:40 मान लो, कुछ भी हो सकता है, XYZ, है ना। तो कुछ केंद्र सरकार देती है और कुछ राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो राशियां होती हैं वो बटी हुई होती हैं, इतना इतना % दोनों फंडिंग करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ देखते हैं मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना, ये राज्य सरकार की स्कीमें आ गई हैं। ये योजना कब से स्टार्ट हुई है? 1 अप्रैल 2013। अब इसमें अभिभावक का सेंस होता है पेरेंट्स, और किसके पेरेंट्स हो? कन्या के पेरेंट्स हो। तो ऐसे जो दंपति जिनकी संतान केवल एक बच्ची ही है, केवल एक संतान हो और वो संतान भी कौन हो? बालिका हो, तो ऐसे अभिभावकों को 60 वर्ष से अधिक उम्र पर 600 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। तो ज़्यादातर सारी स्कीम्स में हमने देखा 600 रुपये प्रतिमाह, 600 रुपये प्रतिमाह। केवल जो आखिरी स्कीम्स थी जो कि राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना थी, किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर, उसमें हमने देखा था कि 20,000 रुपये की राशि मिलेगी। इसके बाद हम अपनी अगली स्कीम पर जाते हैं। ये स्कीम है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। अब यहाँ आपको याद रखना है कि जो कन्या विवाह है या निकाह या विवाह, दोनों के लिए सेम प्रोविज़न है। 1 अप्रैल 2006 से स्कीम स्टार्ट हुई है। लाभार्थी कौन होंगी? जरूरतमंद कन्याएं, विधवाएं या परित्यक्ताएं, मतलब जो डाइवोर्सी लेडीज़ हैं उनको, अगर वो दोबारा विवाह करती हैं तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ कंडीशन है कि जो गवर्नमेंट के द्वारा जो निर्धारित उम्र है उस उम्र को पूरा कर दिया हो, मतलब वर ने भी और वधू ने भी। तो जो लड़का है उसकी उम्र 21 वर्ष से ज़्यादा की हो, जो बालिका है उसकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा की हो, और यहाँ पर जो विवाह हो वो सामूहिक हो, मतलब जो सामूहिक विवाह सम्मेलन होते हैं उसमें विवाह होना चाहिए, ना कि किसी का व्यक्तिगत विवाह हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो सहायता राशि है वो कितनी मिलेगी? तो कन्या को एट द टाइम कितने पैसे मिलेंगे? ये 49,000 का चेक मिलेगा, और जो 6,000 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे वो मिलेंगे जो सामूहिक विवाह का आयोजन करता है उसको, ठीक है। सामूहिक विवाहकर्ता को 6,000 रुपये। तो इस तरह से मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी पढ़ ली। अब हम चलते हैं अपनी आगे की योजना की तरफ। जो आगे हम योजना या प्रोग्राम्स पढ़ रहे हैं ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाने वाले कुछ प्रोग्राम्स हैं और जो करंट में बहुत ज़्यादा चर्चित हैं। तो यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत हद तक संभावना है, इनको अच्छे से पढ़कर चलना है। हम जो अगला प्रोग्राम देख रहे हैं वो है SRMS। SRMS का फुल फॉर्म है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। एक बार फिर से फुल फॉर्म डिस्कस करते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मतलब कि खुद का कुछ एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करना है, किस लिए? फॉर रिहेबिलिटेशन। रिहेबिलिटेशन का मीन्स होता है पुनर्वास के लिए, पुनर्वास। अब किसका पुनर्वास होगा? ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। मैनुअल का मीन्स होता है हाथ से, है ना। अब अपने हाथ से जो सफाई कर्मचारी हैं, मीन्स जो सीवेज की सफाई करते हैं ऐसे कर्मचारी, या हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारी, ठीक है, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मचारी, इन कर्मचारियों के लिए कुछ नया पुनर्वास किया जा सके, इनका पुनर्वास कराने के लिए एक स्कीम चलाई गई है। तो इस स्कीम का नाम क्या है? SRMS, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। अब जैसा मैंने आपको बताया था सेंट्रल सेक्टर स्कीम, तो ये स्कीम सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसका मतलब क्या है? जो 100% राशि होगी वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इसका प्रारंभ हुआ जनवरी 2007 में। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, मैनुअल स्कैवेंजर्स के लिए, मतलब हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों को अन्य व्यवसाय में लगा करके उनका पुनर्वास करना है, ठीक है। मैनुअल स्कैवेंजर्स को, अब प्रश्न आ सकता है कि मैनुअल स्कैवेंजर्स को कौन से एक्ट में परिभाषित किया है? तो इसके लिए आप याद रखो, इसके लिए एक्ट जो बनाया है वो 2013 का है, द प्रोटेक्शन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहेबिलिटेशन एक्ट 2013। हम इस स्कीम को आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रोविज़न करे गए हैं। इसमें जो प्रोविज़न है उनको देखते हैं। इसमें मैनुअल स्कैवेंजर्स को या उस पर निर्भर, अब इसमें ज़रूरी नहीं है, सपोज करो कि कोई व्यक्ति है जो सीवेज साफ करने का काम कर रहा है, अब उसके घर में उसका बेटा है, बेटी है, तो यहाँ पर जो बेटा या बेटी जो उस पर निर्भर है
उसको भी यहाँ पे क्या है कि ट्रेन किया जा सकता है। इसमें ट्रेनिंग और लोन दोनों का प्रावधान है। पहले तो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाएगी और फिर यहाँ पे लोन भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति खुद जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए या उस पर निर्भर किसी घर का जो मेंबर है उसके लिए, सभी के लिए जो स्कीम है उसका लाभ मिल सकता है। अब इसमें क्या है कि उस सदस्य को स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी। स्किल मतलब ट्रेनिंग दी जाएगी। और वो सदस्य, उसके लिए शर्तें क्या है कि उसकी उम्र 18 वर्ष या उससे अधिक हो और वो बेरोजगार हो, या तो सफाई कर्मचारी खुद हो या उस पर निर्भर कोई व्यक्ति बेरोजगार हो जिसकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो। इसके अलावा उन्हें अपना व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी लोन दिया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या है कि जो अधिकतम लोन होगा वो कितना हो सकता है, वो है 10 लाख तक। जो अधिकतम लोन होगा वो 10 लाख तक होगा। लेकिन अगर कोई है ना सफाई से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट चलाना चाहता है तो वो लोन मिल सकता है 15 लाख तक। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 10 लाख तक होगा सामान्यतः लोन किसी प्रोजेक्ट के लिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई ऐसा प्रोजेक्ट चलाना चाहता है कि उसमें सैनिटेशन का काम इंक्लूड हो तो उसके लिए जो लोन है वो अधिकतम 15 लाख तक हो सकता है। अब लोन के लिए एक मोराटोरियम पीरियड होता है। ये ऐसा पीरियड होता है कि इस टाइम पीरियड में आपको लोन के इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो ये इसमें कितना रखा गया है, 2 साल तक का। और रीपेमेंट टाइम कितना है, सामान्यतः 5 लाख रुपए तक के लिए 5 वर्ष का। ठीक है, सपोज करो कि किसी ने 5 लाख का लोन लिया है तो उसको 5 वर्ष के भीतर उसको चुकाना होगा और इन 2 वर्षों में उसको कोई भी लोन नहीं चुकाना होगा, स्टार्टिंग के 2 वर्ष में। इसके बाद जो 5 लाख से अधिक का लोन है उसके लिए कितना वर्ष है, 7 वर्ष में, उसे 7 वर्ष के भीतर लोन चुकाना होगा। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। इसके बाद क्या है, अधिकतम 10 लाख लोन ले सकता है कोई भी व्यक्ति। मैंने आपको पिछली स्लाइड में बता दिया है। और अगर सैनिटेशन से संबंधित कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें 15 लाख तक का लोन मिल जाएगा। अब इस योजना को जो क्रियान्वित करने वाला एक निकाय है उस निकाय का नाम याद रखते हैं, NSKFDC। NSKFDC, ठीक है। तो NSKFDC आखिर क्या है, नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो जो सफाई कर्मचारी हैं उनके लिए अलग से एक कमीशन बनाया गया है। इस कमीशन के द्वारा इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन की निगरानी की जाती है एक तरह से। ठीक है, तो एक बार फिर से इसका फुल फॉर्म देखते हैं, नेशनल कमीशन ऑफ सफाई कर्मचारीज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। तो इस तरह से हमने अपनी इस स्कीम को कवर किया है। SRMS स्कीम है। स्कीम का पूरा नाम था सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स। 2007 में स्कीम प्रारंभ हुई है। स्कीम का जो मेन मोटिव है वो क्या है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको उस काम से निकाल करके उनका पुनर्वास करके वो लोग खुद का व्यवसाय कुछ कर पाएँ, इसके लिए उनको मोटिवेट करना है, इसके लिए उन्हें सपोर्ट करना है। तो इसके बाद हम अपनी आगे की स्कीम की तरफ चलते हैं। अगली जो स्कीम है हमारी वो है नमस्ते स्कीम। ठीक है, तो SRMS स्कीम पढ़ी थी हमने सफाई कर्मचारी से रिलेटेड। अब हम एक नमस्ते स्कीम पढ़ते हैं। नमस्ते स्कीम में क्या, जो फुल फॉर्म है उसे याद करते हैं, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। एक बार वापस से, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसका मतलब क्या है कि जो सैनिटेशन का जो कार्य होता है वो मैकेनाइज्ड होगा, मतलब मशीनों के माध्यम से जो सफाई का कार्य होगा, जो सीवेज की सफाई होती है वो मशीनों के द्वारा होगा, ना कि सफाई कर्मचारियों के द्वारा। तो इसलिए इस स्कीम को लाया गया है क्योंकि उससे क्या है, उनकी गरिमा को भी हानि पहुंचती है, उसके साथ साथ जो मानव की क्षति होती है। जैसे कभी कभी हम मैक्सिमम टाइम्स देखते हैं जो सफाई कर्मचारी सीवेज की सफाई वगैरह में उनकी जनहानि हो जाती है ना। तो इन सब से बचाने के लिए नमस्ते स्कीम को लाया गया है। तो जैसा इसके नाम से क्लियर हो रहा है, नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम स्टार्ट कब से हुआ है, 2022 से हुआ है। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा पर विशेष बल दिया गया है। इसका टारगेट 2022 से 2026 तक रखा है, मतलब 2026 तक जो सैनिटेशन की जो प्रक्रिया है, मतलब जो सीवेज का सैनिटेशन है वो पूरी तरह से कैसा हो जाए, मैकेनाइज्ड हो जाए, इसका टारगेट रखा गया है। इसके उद्देश्य क्या है, जीरो
फैटलिटीज़ का मतलब है कि किसी की भी जान ना जाए, ठीक है, सफाई का काम करते समय किसी की जान ना जाए, तो 0 फैटलिटीज। नेक्स्ट है मैकेनाइज्ड सीवेज सैनिटेशन, मतलब मशीनों के द्वारा जो सैनिटेशन का काम है वो हो। और इसके साथ में क्या है, SHGs मैंने आप लोगों को पढ़ाया था सेल्फ हेल्प ग्रुप। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से क्या है कि ये जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपना डेवलपमेंट कर सकें। तो ये स्कीम है नमस्ते। इसमें आगे नमस्ते स्कीम इतनी ही है, हमने डिस्कस कर ली है। तो हमने सफाई कर्मचारी से रिलेटेड 2 स्कीम देखी हैं, एक SRMS स्कीम और एक नमस्ते स्कीम, जिसमें हमने SRMS स्कीम में क्या देखा था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम फॉर रिहेबिलिटेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजर्स, और नमस्ते स्कीम में हमने देखा है नेशनल एक्शन फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इसके बाद हम अपनी आगे की स्कीम की तरफ चलते हैं। आगे की जो स्कीम है वो है सीड, याद रखना है सीड। अब ये सीड बीज वाला सीड नहीं है कोई, इस सीड का मीन्स है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, कैसा एम्पावरमेंट होना चाहिए, इकोनॉमिक, ठीक है। और किनका, DNTs मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताए थे कौन होते हैं, डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स। मीन्स क्या था कि जिनको क्रिमिनल ट्राइब्स का दर्जा दिया था, है ना, क्रिमिनल ट्राइब्स जिन्हें बोला गया था, कब, बिफोर 1947, ठीक है। तो ऐसे ट्राइब्स के लिए कुछ अलग से स्कीम्स चलाई जा रही है, और इस स्कीम का नाम क्या है, सीड स्कीम। सीड का फुल फॉर्म एक बार वापस लिखते हैं, स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNTs मीन्स डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब। इसकी स्टार्टिंग कब हुई है इस स्कीम की, 15 Feb 2022, मतलब 15 फरवरी 2022 को इस स्कीम की शुरुआत की गई है। उद्देश्य इसका वही है, DNTs का विकास करना है। अब किन DNTs फैमिलीज़ को इसका लाभ मिलेगा, ऐसे DNTs परिवार जिनकी जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम हो, मतलब 2.5 लाख से कम जिनकी वार्षिक आय हो, उन फैमिलीज़ को इस सीड स्कीम का लाभ मिल सकेगा। इस स्कीम में हम आगे देखते हैं और क्या है। तो सीड के कुछ कंपोनेंट्स हैं, मतलब जो सीड स्कीम है वो कुछ फिक्स सेक्टर में काम करेगी। किस किस सेक्टर में, एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, लाइवलीहुड के लिए और हाउसिंग के लिए। तो हम देखते हैं एजुकेशन के लिए क्या है, फ्री कोचिंग्स फॉर 5 years, मतलब इनके बच्चों को जो मतलब कि अगर कोई व्यक्ति सीड का लाभ ले रहा है तो आगामी 5 ईयर के लिए उनके बच्चों को फ्री कोचिंग मिलेंगी। हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा आयुष्मान स्कीम के तहत। आयुष्मान स्कीम क्या थी, प्रति वर्ष प्रति परिवार में एक व्यक्ति को क्या मिलेगा, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, ठीक है। और इसमें हमने देखा था आयुष्मान स्कीम कब लॉन्च हुई थी, तो 23 सितंबर 2018 को। अब जब भी कोई स्कीम आएगी मैं आपसे डेट पूछूंगी, आपको इसके साथ में डेट बोलना है। तो आयुष्मान स्कीम कब लॉन्च हुई थी, 23 सितंबर 2018 को, ठीक है। इसके बाद एक स्कीम और है जिसका लाभ इन लोगों को मिलेगा आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए। लाइवलीहुड के लिए कौन सी स्कीम आई थी, NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ये स्कीम कब आई थी, तो ये स्कीम आई थी जून 2011 में। कब आई थी स्कीम, जून 2011 में। आगे चल करके 2016 में, कब, 2016 में इस स्कीम का नाम DAY NRLM कर दिया गया था। और DAY का मीन्स क्या है, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ठीक है। इसके साथ साथ इन्हें हाउसिंग की भी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएगी। तो अब हमने यहाँ पे सीड के 4 कंपोनेंट देखे हैं, मतलब 4 सेक्टर में ज़्यादा काम करेगी, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार और घरों के लिए। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, केंद्र सरकार के द्वारा DNTs के लिए 2014 में कब एक कमीशन बनाया, 2014 में। कौन सा कमीशन है, NCDNTs मीन्स नेशनल कमीशन फॉर डिनोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स, ठीक है, NCDNTs। तो इस तरह से हमने सीड स्कीम को कवर किया है। इसके बाद हम आज की अगली स्कीम पर चलते हैं। जो नेक्स्ट स्कीम है वो है स्माइल।
अब स्माइल, स्माइल मतलब मुस्कुराओ, किस किस के लिए मुस्कुराना है यहाँ पे 2 कैटेगरी पर विशेष बल दिया है। किस किस पर? एक तो है बेगर्स पर, मीन्स भिक्षावृत्ति में जो लोग संलग्न हैं उन पर, दूसरा है ट्रांसजेंडर पर। किस पर? ट्रांसजेंडर पर। तो यहाँ पे ना ये 2 कैटेगरी पर विशेष बल दिया है। अब इनके डेवलपमेंट के लिए स्कीम आई है। इस स्कीम का जो प्रारंभ हुआ था वो कब से है? 12 फरवरी 2022 से। फिर से याद रखते हैं, 12 फरवरी 2022। मेनली 2 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी 2 कैटेगरी हैं? ट्रांसजेंडर और बेगर्स। लाभार्थी कौन है? हाशिए पर स्थित लोग। अब हाशिए पर स्थित लोग मतलब होता है मार्जिनलाइज्ड पीपल, मतलब ऐसे लोग जो विकास की दौड़ में पीछे रह गए हैं। इसमें जनरली कौन कौन आ सकता है? एससी, एसटी, महिलाओं को भी अगर अपन शामिल कर लें तो वो, बेगर्स और जो ट्रांसजेंडर हैं वो, ये सब लोग। लेकिन टारगेटेड इस स्कीम में कौन है? ट्रांसजेंडर और बेगर्स। प्रावधान क्या है? यह आजीविका और उद्यमिता पर जोर देती है, जैसा कि इसके नाम से क्लियर हो रहा है। लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज। तो लाइवलीहुड के लिए और इंटरप्राइज के लिए मेनली ये स्कीम आई है। अब यहाँ पे ट्रांसजेंडर के लिए भी कुछ प्रोविजंस हैं और कुछ बेगर्स के लिए। तो ट्रांसजेंडर के लिए कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी वो देखते हैं। सबसे पहले उनको क्या है? एजुकेशन। एजुकेशन भी कैसे? 9th से लेकर के उनको पीजी तक, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट तक का जो एजुकेशन जितना भी होगा उसमें उनके लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी। क्या दी जाएगी? स्कॉलरशिप। इसके अलावा क्या है? उनको स्किल प्रोवाइड कराई जाएगी, मतलब कौशल विकास। अब कौशल विकास और आजीविका के लिए एक जो प्रोग्राम चल रहा है पीएम दक्ष, वो हम अपनी अगली क्लास में कवर करेंगे। वह भी सामाजिक विकास विभाग का ही, सामाजिक न्याय विभाग का ही स्कीम है, उसका ही प्रोग्राम है, तो पीएम दक्ष। तीसरी जो चीज़ है वो क्या है? हेल्थ। हेल्थ मैंने आपको अभी अभी बताई थी, आयुष्मान योजना, या जिसे हम बोलते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका लाभ भी इनको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पे ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, गरिमा गृह। क्या होता है गरिमा गृह? गरिमा गृह क्या है? ट्रांसजेंडरों के लिए जो हॉस्टल्स की सुविधा है उसे बोला गया है यहाँ पे गरिमा गृह। तो ये सारे प्रावधान इस स्कीम के तहत ट्रांसजेंडर्स के लिए किए गए हैं। इसके अलावा प्रोटेक्शन सेल, अगर कोई उन्हें परेशान कर रहा है तो उसके लिए प्रोटेक्शन सेल बनाई है और उनको सारी ई सेवाओं का, जो ऑनलाइन जो सेवाएं मिल रही हैं उनका लाभ मिलेगा। तो ये हमने ट्रांसजेंडर के लिए देखा था। अब यहाँ पे बेगर्स के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो बेगर्स के लिए क्या है कि इसमें क्या है? इसमें भिखारी समुदाय को, या जो बेगर समुदाय है उसका सर्वेक्षण किया जाएगा, पहचान की जाएगी और पुनर्वास की व्यवस्था करने का भी प्रावधान यहाँ पर रखा गया है। इस तरह से हमने आज की स्कीम्स को कवर किया है। इस तरह से हमने आज की जो स्कीम्स थी उनको कवर कर लिया है। अब हम एक बार इन शॉर्ट रिवीजन करते हैं। हमने इंदिरा गांधी के नाम से बहुत सारी स्कीम्स देखी थी। कौन कौन सी स्कीम्स देखी हैं एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंदिरा गांधी, एक हमने देखी थी वृद्धावस्था पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना, और इसके साथ में इसी डेट पर हमने एक और देखी थी परिवार सहायता योजना। ठीक है, तो इन दोनों के लिए जो एक सेम डेट थी वो कौन सी डेट थी? यहाँ पर वो डेट थी 15 अगस्त 1995। इसमें 600 रुपये की राशि इसमें पेंशन में, और जो परिवार सहायता थी उसमें 20,000 रुपये की राशि का हमने देखा था, प्रावधान था। इसके बाद यहाँ से 2 स्कीम्स ये कवर की थी हमने। इसके बाद हमने 2 स्कीम्स और देखी थी जिनमें सेम डेट थी। वो कौन कौन सी थी? एक निःशक्त जन योजना थी, निःशक्त जन के लिए, और दूसरी योजना थी विधवाओं के लिए, विधवा पेंशन योजना। ये दोनों योजनाएं भी किसी एक ही डेट से स्टार्ट हुई। इनके लिए हमने कौन सी डेट देखी थी? 1 अप्रैल 2009। इसके बाद हमने इसके अलावा और कौन सी स्कीम देखी थी? एक देखी थी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक, उसमें भी 600 रुपये की राशि का ही प्रावधान था। कन्या अभिभावक वो 2013 की स्कीम थी, 1 अप्रैल 2013। और एक देखी थी विवाह या निकाह योजना, है ना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। तो इसमें कितना था? 49,000 रुपये मिलेंगे कन्या को। इसके अलावा जो 6,000 रुपये थे वो सामूहिक विवाह कराने वाले व्यक्ति को। तो इस तरह से हमने ये योजनाएं देखी थी। इसके बाद हमने कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स या योजनाएं और देखी थी। उसमें एक योजना थी स्माइल, जो कि ट्रांसजेंडर और बेगर के लिए थी। एक थी सीड, जो DNTs के लिए थी। एक थी नमस्ते, जो कि सफाई कर्मचारियों के लिए थी। और एक योजना और देखी थी सफाई कर्मचारियों के लिए। सफाई कर्मचारियों के लिए
कौन सी योजना थी? SRMS। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज की योजनाओं का इंसर्ट रिवीजन भी कर लिया है। अब हम एक बार कल के प्रश्न को डिस्कस कर लेते हैं। कल का जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था कि पूरा मॉडल की उत्तराधिकारी योजना कौन सी है, इसमें मैंने आपको ऑप्शन दिए थे: प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन योजना, स्वच्छ भारत अभियान या सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो जो इसका सही उत्तर था वो कौन सा उत्तर था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। कौन सा उत्तर है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। अब एक बार हम देखते हैं कि किस किस मॉडल मतलब किस किस योजना की तारीख क्या क्या थी। तो सबसे पहले तो पूरा मॉडल ही आ जाता है। पूरा मॉडल की तारीख क्या थी? 15 अगस्त 2003, जो कि जो राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम आज़ाद जी, उनके द्वारा सुझाया गया था, उनके द्वारा बताया गया था। ठीक है, उनके द्वारा प्रस्तावित मॉडल था। इसके बाद यहाँ हम देख लेते हैं स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान की जो तिथि है वो 2 अक्टूबर 2014। इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन जो इसका सही उत्तर था उसकी डेट क्या थी? 21 फरवरी 2016। इसके बाद जो एक और स्कीम बचती है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना के लिए क्या तिथि थी? 11 अक्टूबर 2014। याद रखना है, स्वच्छ भारत अभियान है 2 अक्टूबर का, स्वच्छ भारत अभियान है 2 अक्टूबर का, सांसद आदर्श ग्राम योजना है 11 अक्टूबर की। इसके बाद जो क्वेश्चन ऑफ द डे है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है सीड स्कीम, SEED जो स्कीम है वो किस श्रेणी के लिए चलाई जा रही है? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, DNTs के लिए या LGBT समुदाय के लिए? इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। धन्यवाद।